जैसे फॉर लूप होता है ना, वैसे ही वाइल लूप होता है, बस इसका क्या है, सिंटेक्स थोड़ा अलग है, मतलब इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें वाइल लूप, वाइल लिखेंगे हम, वाइल, और इसमें सिर्फ यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ कंडीशन अकेली देंगे, ठीक है। बाकी वेरिएबल का जो इनिशियलाइज करते हैं, जो हमने कल किया था, इंट आई इक्वल टू 0, ये हम वाइल के ऊपर देते हैं, वाइल के बाहर देंगे। और जो इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे हमने आई प्लस प्लस किया था, वो बॉडी के अंदर देते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स का थोड़ा अंतर है, बस, और कुछ नहीं है। तो वाइल लूप कैसे काम करता है, देखो, जैसे फॉर लूप करता है वैसे ही करता है, बट लिखने का तरीका अलग है। इसके लिखने का तरीका कैसा है, वाइल लिखेंगे हम, ठीक है, और कंडीशन चेक कराएंगे। जो हमने फॉर लूप में हमने जो देखा था, फॉर लूप में हम ऐसे लिखते थे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस, ठीक है, ये हमने फॉर लूप लिखा। तो वाइल लूप में कैसे लिखते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है, जो इंट आई इक्वल टू 1, इसको हम लिखते हैं वाइल लूप के ऊपर, ठीक है, इसको हम लिखते हैं पहले वाइल लूप के वाइल लूप के ऊपर। और जो कंडीशन चेक होती है, जो कंडीशन होती है, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन ही वाइल लूप के अंदर आती है। तो वाइल और ये कंडीशन, ठीक है। उसके बाद ये वाइल लूप चालू होता है और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हमने फॉर लूप के अंदर लिखते थे ना, यहाँ पर लिखा हुआ था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन आई, तो ये स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे। और ये जो आई प्लस प्लस ये जो करते थे, वो ये जो स्टेटमेंट है इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चालू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो जहाँ पे ख़त्म होता है वाइल लूप, उसके पहले, जहाँ पे ख़त्म होता है उसके पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे वेरिएबल को। तो वाइल लूप लिखने का तरीका बस अलग है फॉर लूप से। जो इनिशियलाइजेशन करते हैं वेरिएबल का, वो वाइल लूप के बाहर, कंडीशन चेक करते हैं वो वाइल लूप के अंदर, और जो वेरिएबल में इंक्रीमेंट करते हैं वो हम जो स्टेटमेंट लिख देते हैं उसके बाद, ठीक है। या फिर कहें सबसे आखिरी में, वाइल लूप के आखिरी में हम इंक्रीमेंट करते हैं आई की वैल्यू। आई बात समझ में, किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? फॉर लूप समझ में आया था? यस। फॉर लूप में क्या करते थे, फॉर लूप में 3 कंडीशन थे यहाँ पर। एक, इंट आई इक्वल टू 1, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते थे, ठीक है, ये हम फॉर लूप के अंदर लिखते थे। ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट इंट आई इक्वल टू 1, वाइल के केस में क्या करते हैं, हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर लूप होता है, तो फॉर लूप में क्या करते हैं, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल की कंडीशन और इंक्रीमेंट, तीनों ही एक यहीं पे फॉर लूप के अंदर लिखते हैं, तीनों ही चीज़ फॉर लूप के अंदर लिखते हैं। बट वाइल लूप में ये जो 3 पार्ट होते हैं, फॉर लूप का ये वाला पार्ट जहाँ पे वेरिएबल का इनिशियलाइज करते हैं, वो वाइल लूप के बाहर लिखते हैं। जो कंडीशन चेक होती है उसको वाइल लूप के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे कंडीशन चेक होती है। और जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट होता है, ये वाला इंक्रीमेंट पार्ट, इंक्रीमेंट करते हैं जहाँ वेरिएबल की वैल्यू, वो वाइल लूप के अंदर लिखते हैं, वाइल लूप के लास्ट में, ठीक है। जब स्टेटमेंट लिख देते हैं जो भी हमको प्रिंट कराना है, उसके बाद में हम इंक्रीमेंट कराते हैं। अब आई समझ में आपको? यस। ठीक है, अच्छा। अब ठीक है, हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इंट, जैसे कंट्रोल इसके अंदर आएगा, किसके अंदर, मेन मेथड के अंदर, तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, इंट आई इक्वल टू 1। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, 1। अब वाइल लूप जो है यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, तो कंडीशन क्या होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 10। क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1 प्रिंट होगा, इसके आगे आगे आएगा, आगे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो
तो जैसा काम फॉर लूप में होता था, फॉर लूप में क्या होता था, जो इनिशियलाइजेशन होता था वो कितनी बार होता था, इनिशियलाइजेशन कितनी बार होता था, वन टाइम। तो ये वन टाइम हो गया। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू मिली, ट्रू करने के बाद उसने प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीज की। जब आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो फिर से लूप कहाँ जाएगा, फिर से ये कहाँ जाएगा, तो बताएगा कहाँ जाएगा अब ये, यहाँ पर। ठीक है, आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। तो इस समय आई की वैल्यू क्या है, म्यूट कर लो। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, आई प्लस प्लस हो गया 2। तो अब कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा। अब क्या आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये प्रिंट क्या करेगा, 2। फिर आएगा, फिर नीचे आएगा इसके पास, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 के बाद फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंडीशन चेक करने। अब क्या चेक होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, 3 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू। ट्रू है तो ट्रू है तो इसके अंदर आएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो अब क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ आएगा और आई की वैल्यू को बढ़ाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। फिर यहाँ से फिर यहीं जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, इस समय चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू मिलेगी या फॉल्स मिलेगी, कंडीशन ट्रू, तो 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये करता जाएगा, कब तक करेगा, 1 2 3 4 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 9 करेगा और 10 तक कर देगा। ठीक है, 10 कर देगा। जैसे ये 10 प्रिंट करेगा फिर से यहाँ पे आएगा नीचे, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्रिंट करने के बाद 11 पर यहाँ आएगा और इसको चेक करेगा, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, क्या 11 10 से छोटा है, फॉल्स। ठीक है, क्या ये 11 10 के बराबर है, फॉल्स। तो ना तो बराबर है 11 10 के और ना ही छोटा है, तो लूप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर कहाँ आएगा, जहाँ पे इसका एंड करली ब्रेसेस है, एंड कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा और इसके बाद जो कुछ भी होगा, जो भी कुछ लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को फिनिश कर देगा। आई बात समझ में, हाँ सर। ओ चल अब इसका प्रैक्टिकल कर। जिन लोगों ने इक्लिप्स डाउनलोड नहीं किया है वो इक्लिप्स डाउनलोड कर लें। इक्लिप्स पे आप सारे जो प्रोग्राम बनाए वो इक्लिप्स पे ही बनाए। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा इक्लिप्स डाउनलोड तो पहले वो जिन लोगों को जानते हैं कि जो पहले से यूज़ कर रहे हैं इक्लिप्स, उनकी हेल्प लें। अगर तब भी नहीं हो पा रहा, तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा इक्लिप्स पे कैसे प्रोग्राम बनाना है, तो वो ग्रुप में मैसेज करें, मैं हेल्प करूँगा। लेकिन पहले अगर वो किसी को जानते हैं जो कि पहले से पढ़ रहे हैं तो उनसे हेल्प ले लें। ठीक है, तो कल हमने ये अपना अपना प्रोजेक्ट बनाया था, कोर जावा बैच 1/7/2022। इसी के अंदर हम नेक्स्ट क्लास बना रहे हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल की क्लास बनाई थी, अब हम बनाएंगे वाइल एग्जाम्पल की क्लास। तो राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट पे, न्यू में जाएंगे, न्यू के अंदर क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्लास का नाम देंगे वाइल एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई।
हमारी क्लास किसके अंदर बनेगी, हमेशा जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर एक सोर्स फोल्डर बनता है ऑटोमेटिकली, तो उस सोर्स फोल्डर के अंदर हमारी क्लास बन जाएगी। तो वाइल एग्जाम्पल नाम से क्लास बन गई है। अब ये जो कमेंटेड पार्ट है इसको हम हटा देंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिख रहे हैं, हमें वाइल लूप का यूज़ करके 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, जो अभी हमने देखा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और उसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है, अब वाइल लूप लिखते हैं। तो वाइल लूप लिखने का सिंटेक्स है, वाइल लिखो, कंडीशन लगाओ आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लिखना, हमको लिखना SYSO और कंट्रोल और स्पेस बार दबा देना। म्यूट कर लो आई, बस। और उसके बाद जब ये स्टेटमेंट चल जाए तो आई की वैल्यू को हमको 1 बढ़ाना है, तो हमने आई प्लस। ठीक है, अब हमने इसको सेव कर दिया। रन करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, ये कंसोल है, हमने फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कराई थी, इसको हमने क्लियर कर दिया। क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले कुछ लिखा होगा कंसोल पे, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के 2 तरीके हैं, या तो यहाँ से जो रेड बटन होता है रन का, उस पर क्लिक कर दो, रन हो जाएगा, या फिर इस फाइल पे यहीं पे राइट क्लिक करो, रन एज में जाओ और जावा एप्लीकेशन, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये हमारा 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया वाइल लूप का यूज़ करके। तो फॉर लूप हमने देख लिया और वाइल लूप देख लिया। ठीक है, सिंटेक्स में डिफरेंस है कि थोड़ा डिफरेंस है कि कैसे क्या होता है, फॉर लूप कैसे लिखते हैं, वाइल लूप कैसे लिखते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केस 90% जो यूज़ होता है वो फॉर लूप ही होता है, वाइल लूप बहुत ही कम यूज़ होता है। क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो वाइल लूप देख लिया। अब हम देखते हैं डू वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप। अब इसमें क्या होता है डू वाइल लूप में, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अवर कोड एट लीस्ट 1 टाइम then we use do while loop because condition is checked after loop body। अब देखो, मेरे को एक चीज़ बताओ कि जैसे अभी ये कंडीशन है हमारी, ठीक है, ये सही हो रही है, करेक्ट है, तभी इसके अंदर जा रहा है। अगर पहली बार में ही मैं कंडीशन फॉल्स कर दूँ, यहाँ पे आई ग्रेटर देन 10 कर दूँ, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कुछ भी प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट होगा इस केस में नहीं होगा। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, कि कम से कम, मतलब भले ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, कब, स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाए, लेकिन तब भी मेरा जो लूप है वो एक बार चल जाए, मतलब एक बार तो प्रिंट हो ही जाए। जो भी इस लूप के अंदर लिखा हुआ है वो कम से कम एक बार तो प्रिंट हो जाए, भले ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाए, तब भी एक बार चल जाए। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं डू वाइल लूप का। ठीक है, तो डू वाइल लूप क्या कहता है, डू वाइल लूप ये कह रहा है आपसे कि इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट अवर कोड एट लीस्ट 1 टाइम, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोड कम से कम एक बार तो चले, भले ही कंडीशन स्टार्टिंग में ही गलत हो जाए, लेकिन तब भी हमारा लूप जो है वो एक बार तो चले, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप, बिकॉज कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर लूप बॉडी। और ये कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर इसमें देखें वाइल में, तो पहले कंडीशन चेक कर रहे हैं,
उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर हम इसका उल्टा कर दें, हम इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दें, डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले पहले एग्जीक्यूट करता है, जो भी कोड आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। तो क्या होता है उसमें, जब कंडीशन बाद में चेक करते हैं तो पहले कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो कोड पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, एक बार तो हो गया। अब मान लो कंडीशन फेल भी हो गई तो जो एग्जीक्यूट हो गया वो तो हो ही गया, नेक्स्ट टाइम भले ही नहीं होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम भी हो जाएगा, बट अगर कंडीशन फॉल हो गई तो कम से कम एक बार तो हो ही गया लूप। आ रही है बात समझ में? एग्जाम्पल से और समझो, और समझो। देखो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग वाइल लूप लिखते थे, तो वाइल लूप में हम कंडीशन जहाँ पे जो हम वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, हम वाइल, ये जो कंडीशन है वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, ये हम कहाँ पे लिखते थे, ऊपर। तो क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। अब हमने क्या किया, डू के अंदर डू के अंदर ही स्टेटमेंट लिखा, क्या लिखा, डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, मतलब पहले आई की वैल्यू, अब क्या करेगा, कैसे चलेगा ये, ऐसे आएगा अंदर, आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करेगा, डू देखेगा। अब यहाँ पे कोई कंडीशन लगी है या नहीं लगी है, नहीं लगी है। जैसे कोई कंडीशन नहीं लगी तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1, ठीक है, 1 प्रिंट हो गई। अब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, आई की वैल्यू हो गई 2, और 2 के बाद ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, डू के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन तो कुछ है ही नहीं, लूप तो है नहीं, ये डू वाला पार्ट यहाँ आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन देखेगा, अब देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 10, मतलब पहले उसने एक प्रिंट कर दिया, एक बार चल गया, मतलब ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर ख़त्म हुआ था, ये वाला पार्ट एक बार चल गया, एक बार चलने के बाद कंडीशन चेक हो रही है। मतलब कंडीशन कहाँ से चेक हो रही है, 1 से चेक नहीं हो रही, 2, आई की वैल्यू 2 हो गई तब से चेक हो रही है। पुराने केस में क्या था, पहले कंडीशन चेक हो रही थी, उसके बाद ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे थे। बट यहाँ पर डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले एक बार ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर कंडीशन चेक होगी। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, तो फिर से, अगर ट्रू है तो फिर से ये यहीं पहुंच जाएगा, कहाँ पे, डू के पास। अगर ट्रू है तो फिर से ये यहीं कहाँ चलेगा, डू के पास, और डू से फिर अंदर आएगा और फिर आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर आई की वैल्यू को बढ़ा देगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे चेक करेगा आई की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। फिर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो फिर यहीं पहुँच जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन मान लो, ठीक है, तो ये तो प्रिंट हो रहा है 1 2 3 डॉट 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 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अगर मान लिया, मान लेते हम, अगर ये कंडीशन ये वाली ना होके ये कंडीशन होती आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पे ये ना लिखा होता, ये लिखा होता, तो क्या काम होता, यहाँ पे आता अंदर आई की वैल्यू 1 होती, डू के अंदर आता और डू के अंदर आई की वैल्यू कितनी होती, क्या प्रिंट करता, क्या प्रिंट करता, कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग में 1 प्रिंट कर देता। 1 प्रिंट करता, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे कंडीशन तो चेक हुई नहीं है, कंडीशन चेक हुई नहीं, इसके अंदर आता 1 प्रिंट करता, आई की वैल्यू 2 करता, आई की वैल्यू 2 करने के बाद फिर यहाँ पे वाइल में कंडीशन चेक होती, वाइल में क्या कंडीशन चेक होती, अगर कंडीशन ये लगी होती 2 बड़ा है 10 से, तो कंडीशन क्या होती, फॉल्स हो जाती, फॉल्स हो जाती, फॉल्स हो जाती तो ऊपर जाता ही नहीं, यहीं से आगे बढ़ जाता, ठीक है, टर्मिनेट हो जाता। तो भले ही पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तब भी हमारा एक प्रिंट तो हो गया, मतलब ये जो ब्लॉक में हमने जो कोड लिखा था वो एक बार तो रन हो ही गया। आ रही है बात समझ में? यस सर, एक बार तो लूप चले गई। हाँ, बस यही कहना चाह रहा हूँ कि डू वाइल लूप में लूप एक बार तो चलता ही है, भले ही कंडीशन फॉल्स हो जाए। और यही केस अगर वाइल के केस में होता, हमने देखा वाइल के केस में होता क्या, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हम पहले ही चेक करा रहे हैं। डू वाइल लूप में क्या हो रहा है,
पहले हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं स्टेटमेंट को, फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसलिए कम से कम एक बार तो हमारे जो स्टेटमेंट है या लूप है वो एक बार तो रन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। डू वाइल इंट आई इक्वल टू 1 लिया हमने, ठीक है, और डू, यहाँ पे हम डू में कोई कंडीशन चेक नहीं करते, सिसो आई की वैल्यू प्रिंट करा ली और आई की वैल्यू हमने प्लस कर दी। अब यहाँ पे हम वाइल लिखते रहे, वाइल, ठीक है, और हम यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स ही करते हैं। हम क्या करते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, रन होगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। हमने क्या कर दिया, कंडीशन फॉल्स कर दी। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 क्यों? क्योंकि ये जो लूप है ना, कंडीशन यहाँ पर चेक हो नहीं रही, तो ये वाला एक बार तो चल जाएगा, ठीक है, बट जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन फॉल्स होने से पहले वो एक बार चल चुका है, इसलिए 1 आ जाएगा। देखो ये 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देता, एंटर कर दिया। ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो वाइल और डू वाइल में एक ही अंतर है कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। स्टेटमेंट का मतलब ये जो हम लिखते हैं ये चलता है, एग्जीक्यूट माने रन होना या चलना, ठीक है। ये जो हमने लिखा हुआ है इसके अंदर, ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, ये कब चलते, अगर वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती और कंडीशन ट्रू हो जाती तो वाइल के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है। बट डू वाइल में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर कंडीशन चेक होती है, उल्टा है बस। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। सर एक बार रिपीट करो। वाइल में क्या होता है, वाइल लूप कैसे काम करता है? वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, जो भी हमने कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन चेक होती है। जैसे यहाँ पे हमने दिया आई ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो लिखा है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होता है। अगर फॉल्स हो जाती है तो यहीं से बाहर आ जाते हैं, कुछ प्रिंट नहीं होता है। ये वाइल के केस में होता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन पहले चेक हो रही है, तो अगर फॉल्स मिल गया तो यहीं से बाहर हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बट डू वाइल के केस में क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले जो आपने लिखा हुआ है लूप के अंदर डू वो एग्जीक्यूट होगा। पहले ये स्टेटमेंट रन होंगी, पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ठीक है। और वाइल में क्या होता है, पहले ही कंडीशन चेक हो जाएगी, उसके बाद स्टेटमेंट जो लिखे हैं इसके अंदर वो एग्जीक्यूट होंगे। अब आई बात समझ में? आगे बढ़े। हाँ सर। अब पढ़ते स्विच। वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, इन सब में से जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो फॉर लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। फॉर लूप हमने पढ़ लिया है, फॉर ईच लूप हम पढ़ेंगे जब एरे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे हमने
इफ़ और एल्स इफ पढ़ा था ना, इफ़ और एल्स इफ आपको याद होगा, जब उसमें पढ़ते थे हम लोग इफ़ हम इफ़ में कोई कंडीशन देते थे, अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एल्स इफ में देते थे कोई कंडीशन, ठीक है। और अगर इफ़ वाली भी फॉल्स हो जाए, एल्स इफ वाली भी फॉल्स हो जाए, तो आखिरी में क्या आखिरी में क्या बचता था? एल्स। याद है ये? याद है? जी सर। ठीक है। तो इसी तरह का काम किसके थ्रू कर सकते हैं हम? स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? द जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। मतलब हम कई सारी कंडीशन देंगे, यहाँ पे कई सारी कंडीशन देंगे कि अगर ऐसा हो तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, ये कंडीशन मैच हो जाए तो ये वाला एग्जीक्यूट हो, ये वाली कंडीशन मैच हो जाए तो ये वाला एग्जीक्यूट हो। तो ऐसे कई सारी कंडीशनें होती हैं और उन कंडीशनों के अकॉर्डिंगली हम कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो हम करते हैं स्विच का यूज करके। इट इज लाइक अ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये किसकी तरह काम करता है? जैसे हम इफ और एल्स इफ की तरह। द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स विथ बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट हम जो काम करता है वो इन प्रिमिटिव पे काम करता है मोस्टली। किस पे? बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग पे, ठीक है। बट जावा 7, जैसे हम जावा 8 वर्जन यूज कर रहे हैं, जावा 7 के पहले जावा 6 तक हम सिर्फ बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग इन 4 का यूज कर सकते थे स्विच के अंदर। बट जावा 7 के बाद से हम स्ट्रिंग का भी यूज करने लगे हैं स्विच के अंदर। तो यही कह रहे हैं, सिंस जावा 7 वी कैन यूज स्ट्रिंग इन स्विच स्टेटमेंट। तो जावा 1.7 के पहले जो स्विच के अंदर हम यूज कर सकते थे बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, सिर्फ इसी तरह के डेटा टाइप, 4 तरह के डेटा टाइप का यूज कर सकते थे। बट जावा 7 के बाद से हम स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं। बिहान, ओ बिहान, बाबू को लेके जा। बेटा तो उठ के यहाँ पे आ गया, तुम सोते रहना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से चीजें और क्लियर होंगी। मान लिया हमने एक नंबर लिया, देखो हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये मेथड लिखा, इसके अंदर हमने एक नंबर ले लिया 20, ठीक है। अब हम लिखते हैं स्विच, जैसे स्विच, ठीक है। स्विच में हमने ये नंबर पास किया, मतलब कोई भी नंबर पास किया, जब 20 इसमें गया तो हम इसके करस्पॉन्डिंग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने देखो इंट आई इक्वल टू 20, ये देखो, ठीक है। अब स्विच में कैसे करते हैं? स्विच में हमने नंबर डाला और जो नंबर मैच करेगा, ये जो कंडीशन है जिस केस के संग मैच करेगी वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, स्विच में नंबर में 20 है तो स्विच के अंदर 20 है, ठीक है। अब 20 के हमने कई सारे केस लिखे हुए हैं। केस 10 मतलब ये जो कंडीशन इसमें पास हो रही है स्विच के अंदर, वो कंडीशन किस केस के संग मिलेगी? जिस केस के संग मिलेगी वही वाला एग्जीक्यूट होगा। तो 20 है, यहाँ पे केस क्या है? 10, तो ये मैच होगी या नहीं होगी? दस और नंबर तो हमने पास किया 20 और केस लिखा है 10, मतलब केस, और यहाँ पे हम बता रहे हैं स्विच में जो भी पास होगा वो यहाँ मैच करेगा। तो इसमें जो 20 है, 20 10 से मैच करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, ओके, ठीक है। तो क्या नहीं करेगा? तो इसके बाद फिर ये नेक्स्ट केस को चेक करेगा। अब ये क्या करेगा? इस वाले केस को चेक करेगा, ये वाला मैच हुआ, इसको ये वाला मैच होगा, हाँ सर। ओके। तो ये वाला मैच हो जाएगा। जैसे ही अगर ये वाला मैच होता है तो इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखा होता है, क्या स्टेटमेंट लिखा है हमने? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 20, हम 20 प्रिंट कर रहे हैं। तो ये वाला मैच हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और रन हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी केस हम लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना,
मतलब अगर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये वाला केस मिल गया, हमने कंडीशन जो पास की थी 20 वो यहाँ पे मैच हो गई। जैसे ही कंडीशन मैच हो गई, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा और ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने से क्या होगा, अब ये नेक्स्ट वाला जो केस लिखा हुआ है स्विच और केस, जैसे स्विच और केस, एक स्विच के कई सारे केस हो सकते हैं। इसमें से पहला केस नहीं मिला तो उसने नेक्स्ट वाला चेक किया, नेक्स्ट वाला मिल गया, ये वाला नहीं मिला, ये वाला मिल गया। अगर ये वाला मिल गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि कैच मिल गया और इसके बाद वाला हम चाहते हैं कि इसको चेक ही ना करें, क्योंकि हमारा काम तो बन गया। हम यही तो चेक कराना चाहते हैं, कंडीशन मैच हो गई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और इसको चेक ना करें, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे ही इसको इसको 20 को प्रिंट करेगा, उसके बाद उसको स्टेटमेंट मिलेगा ब्रेक, तो ब्रेक से क्या कर देगा, वो स्विच के बाहर लेके आ जाएगा हमको। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इसको रन करने के बाद, ये केस नंबर 20 को रन करने के बाद वो इसको चेक करेगा। कब करेगा, जब अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। अगर ब्रेक लगा देंगे तो जहाँ पे ब्रेक लगा हुआ उसके बाद से जैसे ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा वो स्विच के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये देखो, अगर इसी चीज़ को हम इफ एल्स इफ के थ्रू लिखते तो कैसे लिखते, इफ I इक्वल टू 10 SYSO 10, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम क्या देते हैं, एल्स इफ I इक्वल टू 20, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते SYSO 20, ठीक है। उसके बाद हम लिखते एल्स इफ, फिर एक कंडीशन देते I इक्वल टू 30, ठीक है। और इसमें लिख देते SYSO, मतलब वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, 30। और अगर कुछ नहीं मिलता इनमें से तो एल्स, और एल्स में भी हम क्या लिखते, वही SYSO, जो भी हमको लिखना होता, जो भी मैसेज, ठीक है, वो लिखते। ऐसे ही लिखते अगर एल्स इफ और एल्स इफ का यूज करते तो। तो यहाँ पे जो आपका जो कंडीशन है, जो आई है, ठीक है, जो कंडीशन हम चेक करते हैं वो हम काय में डाल रहे हैं, स्विच में। बाकी जो एल्स इफ लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं केस एक, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, और आखिरी में क्या लिख रहे हैं, डिफॉल्ट केस का मतलब जैसे अगर ना तो इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हुई, ना इस वाले एल्स इफ की ट्रू हुई, ना इस एल्स इफ वाले की ट्रू हुई, तो एग्जीक्यूट आखिरी में कौन सा होता है, एल्स वाला ब्लॉक, एल्स वाला। ऐसे ही अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो आखिरी में कौन सा केस रन होता है, डिफॉल्ट वाला। कुछ भी मैच नहीं होगा तो डिफॉल्ट वाला केस रन होगा। क्लियर हुआ? तो ये समझ में आया? हाँ जी। सर जैसे ये ब्रेक वाला जो हमने लगाया है, अगर ये ब्रेक नहीं लगाएंगे हाँ और आगे जो केस है उसमें भी अगर 20 मिला तो हाँ, वो उसको रन प्रिंट, होगा, हाँ जी और अगर ब्रेक लगा दिया तो फिर वो आगे नहीं जी जाएगा। जी जी, बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल करें इसका। जी सर। न्यू स्विच स्टेटमेंट, तो हम क्या करते हैं, इंट नंबर ले लेते हैं 20, नंबर ले लिया, ठीक है। स्विच के अंदर नंबर डाल दिया, नंबर हमारा वही 20। अब हम केस लिख रहे हैं, पहला केस क्या है, केस 10। केस 10 का मतलब अगर नंबर 10 है, मतलब नंबर 10 है, तो फिर उसके बाद कॉलन लगाते हैं कि केस के लिए कॉलन, और यहाँ पे हम, ठीक है, हमने इसमें क्या लिख रहे हैं, हम 10, हम 10 प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने लिख दिया ब्रेक,
ठीक है। अब हमने दूसरा केस लिखा, मतलब दूसरा केस मतलब कंडीशन। हम क्या कह रहे हैं दूसरे केस में कि अगर नंबर 20 है, अगर नंबर 20 है तो आप प्रिंट कर दो 20, ठीक है। और प्रिंट करने के बाद आप स्विच से बाहर हो जाओ, मतलब ब्रेक हो जाओ, ठीक है। ऐसे ही तीसरा केस ले लिया हमने 30 का। हाँ, हाँ, हाँ। आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि जैसे अगर ब्रेक ना लगाएं और केस में अगर 20 दे दें तो दोनों केस इसके रन होंगे, आप ये पूछ रहे थे ना क्वेश्चन। नहीं सर, जैसे आगे और केस हो जैसे 40, हाँ 50, 60, हाँ हाँ, तो उनमें हम 20 पास करेंगे देखो तो कंडीशन। वो रन होगा। अच्छा ठीक है, अब अभी ये देखते हैं, फिर आप मुझे बताना कि आप क्या बोल रहे हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो केस होते हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। डुप्लीकेट का मतलब जैसे हमने केस 20 लिया तो यहाँ पे मैं फिर से 20 नहीं ले सकता, ठीक है। ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते केस, दो केस डुप्लीकेट नहीं हो सकते। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे आखिरी में होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट केस, जिसको डिफ़ॉल्ट केस बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट केस मतलब अगर इसमें से कोई भी केस नहीं मिला तो क्या एग्जीक्यूट करें। तो हम कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं। हमने डाल दिया कि नंबर इज नॉट इन 10, 20 और 30, मतलब नंबर 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, कुछ और नंबर है। तो पहले हम इसको रन करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए। सर ये नॉट लिख दिया फिर 20 क्यों प्रिंट करेगा ये? क्या यहाँ पे नॉट लिख दिया फिर 20 क्यों प्रिंट करेगा ये? कहाँ पे नॉट लिख दिया? नंबर इज नॉट, ये तो डिफ़ॉल्ट केस है। अभी बताता हूँ डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है। जो इफ़ एल्स अगर आपने शायद नहीं पढ़े हैं, तो जब एल्स इफ की कंडीशन मैच नहीं होती है तो आखिरी में जाके जो बचता है वो बचता है एल्स ब्लॉक। जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी तो आखिरी में ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सबसे पहले ये वाला जो केस है वो मैच करेगा। क्या नंबर की वैल्यू 10 है, अगर यहाँ पे मैच होता है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये वाला ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक के बाद ये ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल। लेकिन अगर ये वाला केस मैच नहीं होता, ये कंडीशन मैच नहीं होती, तो इसके बाद वाला जो केस है वो चेक होगा। जब केस के नंबर की वैल्यू 20 है, अगर हाँ है नंबर की वैल्यू 20, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो हमने ब्रेक लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक से हमारा ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगर ये दोनों फेल हो गए ऊपर वाले तो ये वाला चेक होगा और ये वाला भी फेल हो गया, ये वाला भी फेल हो गया, तब जाके आखिरी में बचता है डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर ऊपर से कोई भी केस नहीं मिला, कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई, तो आखिरी में जाके डिफ़ॉल्ट तो मैच होना ही होना है, ठीक है। जैसे गांव में क्या होता सर है। तो हाँ अगर ये 20 ऊपर नहीं दे ओनली इसमें ही दे तो? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर 20 नहीं दोगे, मैं वही बता रहा हूँ सब चीज़ें। पहले मैंने रन किया, ये रन किया 20 हो गया, इसमें कोई दिक्कत है? पहले यहाँ इसमें बताओ। तो सर बट यहाँ पे 20 हटाएगी कुछ और कंडीशन लगा दो फिर ये प्रिंट होगा या नहीं 20? बिल्कुल बिल्कुल, रुको वही बता रहा हूँ, पढ़ लो। उसके सारे उसका डाउट बचेगा क्लियर। पहले ये चीज़ क्लियर हुई, 20 प्रिंट होना हाँ चाहिए, सर। ओके। अब अगर हम इसकी जगह 40 कर दें तो अब मुझे बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए। अभी भी यही आएगा अभी ये क्यों आएगा? 20। अब क्यों आएगा 20? सर वो अंदर की वैल्यू चेक करेगा कि केस से थोड़ी ना करेगा। अंदर की वैल्यू कौन सी, ये वाली? हाँ जी नहीं। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंटों के नाम लिख देता हूँ।
मुकेश, संजय, आकांक्षा, अब क्या प्रिंट होना चाहिए? देखो हम पे पहले पे चलते हैं, जो हमने 20 लिखा था, क्या प्रिंट होगा? संजय प्रिंट होगा। संजय प्रिंट अब इसको हमने 40 कर दिया, अब क्या प्रिंट होगा? डिफॉल्ट प्रिंट होगा। डिफॉल्ट वाला प्रिंट होगा, मतलब ये वाली कंडीशन मैच नहीं हुई, ये मैच नहीं हुई, ये मैच नहीं हुई। जब कोई मैच नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली आखिरी वाला जो डिफॉल्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आउटपुट क्या आएगा? निशा। अब क्लियर हुआ? अच्छा, जी सर। हाँ सर, डिफॉल्ट में आप इंट का भी दे सकते हैं ना, डिफॉल्ट में क्या दे सकते हैं? मतलब इंट नंबर यहाँ पे या यहाँ पे? डिफॉल्ट में। हाँ यहाँ पे बोल रहे हो नंबर ऐसा? हाँ हाँ। तो यहाँ तो हम कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। system.out.println क्या करता है? जो प्रिंट करता है। वो प्रिंट करता है। तुम तो कुछ भी प्रिंट, हम कंडीशन ये चेक हो रही है, कंडीशन यहाँ पे ये चेक हो रहा है, 10 ये कंडीशन चेक हो रही है। ये तो हम जस्ट कुछ भी मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, कुछ भी करा लो आप, इससे कोई वास्ता नहीं है। ये तो जस्ट एक मैसेज डाल रहा है, मैसेज प्रिंट कर रहा है, जो बता रहा है कि कौन सा केस एग्जीक्यूट हो रहा है। ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है, कि ये वाला हो रहा है, या इनमें से कुछ नहीं हो रहा, तो आखिरी में डिफॉल्ट हो रहा है। क्लियर हुआ? जी सर। ओके, अच्छा मेरे को एक और बात बताओ। हाँ सर। ठीक, यहाँ पे हमने 20 लिखा, ठीक है, और इसके बाद का ये ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिया, कि इसके बाद मतलब 20 के बाद वाला, ठीक है। यहाँ पे चलो हम फिर से मिसा करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? निशा अब सर आगे की कंडीशन चेक संजय पे होगा। आगे की कंडीशन चेक होगी सर। कौन सी कंडीशन चेक होगी? ये सर 20 ये 30 वाली कंडीशन चेक होगी। अच्छा 20 वाली चेक होगी। हाँ, ये 30 वाली चेक होगी और 20 वाली प्रिंट होगी। प्रिंट 20 वाली होगी, और कुछ भी प्रिंट होगा? 20 संजय प्रिंट होगा ना सर। संजय प्रिंट होगा, संजय के साथ साथ कुछ और भी प्रिंट होगा? निशा संजय प्रिंट होगा सर, फिर 30 वाली कंडीशन चेक होगी। संजय प्रिंट होगा, वो माना। संजय के साथ कुछ और प्रिंट होगा? नो सर। संजय के साथ कुछ और प्रिंट नहीं होगा। नहीं होगी। सर ओनली संजय ही प्रिंट होगा, कंडीशन चेक होगी उसके बाद। दीपा कुछ और प्रिंट होगा? सर मुझे निशा लग रहा है कि होगा। चलो ध्यान से देखो, ऐसा कुछ लग रहा है आपको कुछ और प्रिंट हो सकता है, क्योंकि अब हमने ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिया है। सर एक हटा दिया तो आगे कंडीशन तो चेक होगी ना। ओनली हमें यहीं पे केस मिल गया अपना, ये 20 वाला केस मिल गया, लेकिन तब भी ब्रेक नहीं है। उसके बाद आगे कंडीशन चेक होगी, 30 वाली कंडीशन चेक होगी। फिर क्या होगा? 30 सर वाली उसके बाद ब्रेक 30 का ब्रेक लगा हुआ है, यहीं पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। और जो हमारा तो केस वो मैच तो हो चुका है देखो, 20, ये जो 30 का ब्रेक लगा हुआ है, ये 30 के केस का ब्रेक है। ये जो ब्रेक है वो 30 के केस का है, बट जब 30 वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला ब्रेक तो चलेगा ही नहीं। ये वाला ब्रेक तो तब चलेगा ना जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो ये चलेगा ही नहीं, तो इसका तो कुछ काम का ही नहीं है। हाँ तो सर 30 पे ये संजय प्रिंट कर देगा। किसी को और कुछ लग रहा है कि कुछ और प्रिंट ये 30 पे आएगा ही नहीं। 30, मैं वही तो कह रहा हूँ कि 30 पे आएगा नहीं, 30 फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, तो ये ना तो ये वाला चलेगा, ना तो ये वाली लाइन चलेगी, ना ये वाली लाइन चलेगी। तो क्या ये वाली लाइन चलेगी या नहीं चलेगी? हाँ सर, ये तो चलेगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लगाया है तो इसके बाद के सारे केस को चेक करेगा, भले ही वो फॉल्स हो रहे हैं,
वो फॉल्स हो रहे हैं इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बट लास्ट में क्या मिलेगा, उसको डिफॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन डिफॉल्ट तो जब लेता है जब ऊपर से सभी मतलब रॉन्ग हो जाए तब, लेकिन पर ऊपर ही क्या किया इसने, संजय और आकांक्षा क्यों प्रिंट किया, केस तो थर्ड। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर ब्रेक नहीं लगाया तो बाकी के सबको वो कंडीशन चेक नहीं करता, ऐसा भी होता है। इसमें ये कर रहा है, क्या कर रहा है कि जैसे केस है, मतलब ये मैच हो रहा है और ब्रेक नहीं लगाया, तो उसके बाद वाले को भी ये एग्जीक्यूट कर दे रहा है, भले ही कंडीशन फॉल्स है तब भी। अब ये कैसे कर रहा है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, मोस्टली हम जब भी स्विच का स्टेटमेंट, स्विच का यूज करेंगे, हर केस के संग हम ब्रेक लगाते हैं, ताकि जहाँ पे भी केस मिल जाए उसके बाद स्विच बाहर आ जाए। बट जब हम ब्रेक नहीं लगा रहे हैं तो ऐसा तो होता है कि नेक्स्ट वाले को एग्जीक्यूट करता है, बट अगर कंडीशन ही मैच नहीं हो रही है तो ये कैसे प्रिंट कर रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो मैं थोड़ा आपको पढ़ के बताऊँगा। ठीक है, हेलो, ओके। ठीक है, जी हाँ। तो हमेशा स्विच के साथ हम लोग लगाते हैं ब्रेक, ताकि जहाँ पे भी कंडीशन मैच हो जाए वहाँ से बाहर आ जाए कंट्रोल। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी ब्लॉक मैच नहीं होता है, कोई भी केस मैच नहीं होता है, तो आखिरी में एग्जीक्यूट होता है डिफ़ॉल्ट वाला, जो हमने देख ही लिया है। ठीक है, अगर यहाँ कोई भी मैच नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसके स्विच के कुछ पॉइंट होते हैं, इनमें मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है देयर, पहला पॉइंट क्या है, देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ केस वैल्यूज फॉर अ स्विच एक्सप्रेशन। मतलब एक स्विच स्टेटमेंट हम लिखेंगे, एक स्विच के लिए कई सारे केस स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, कई सारे, मतलब एक स्विच के लिए हम 100, 1000, 2000, 10,000 जितने भी केस लिखना चाहें उतने केस लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है द केस वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट, इट डज नॉट अलाउ वेरिएबल। मतलब क्या है, क्या कह रहा है ये, द केस वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कुछ नंबर होना चाहिए जो केस की वैल्यू है, जैसे ये है ना 10, 20, 30, ये नंबर होने चाहिए, इनको हम वेरिएबल नहीं दे सकते। वेरिएबल का मतलब ए, बी, सी, इस तरीके से नहीं दे सकते वरना एरर आएगी। हमेशा ये कैसे होना चाहिए, केस की जो वैल्यू है वो नंबर होनी चाहिए। केस जो लिखते हैं उसकी जो वैल्यू होती है, ये केस है, ये इसकी वैल्यू है 10, वो हमेशा नंबर होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक, इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू इट विल थ्रो कंपाइल टाइम एरर। मतलब जो केस की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 10, 20, 30, ये डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ये यूनिक होनी चाहिए, मतलब अलग अलग। जैसे केस 10 है, अगर इसको भी मैं 10 कर दूं तो ये कंपाइल टाइम एरर दिखाने लगेगा। ठीक है, तो हमेशा ये यूनिक होनी चाहिए, ये जो केस की वैल्यू है वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, द जावा स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एंड स्ट्रिंग। मतलब क्या कहने का चाह रहे हैं, जो ये जो है स्विच के अंदर हम जो भी पास करते हैं, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे जो भी हम पास करेंगे स्विच के अंदर, वो उसका टाइप किस तरीके का होना चाहिए, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और स्ट्रिंग, इस तरीके का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, हम नंबर है मतलब इंटीजर टाइप का, अगर इसको मैं डबल ले लूँ, डबल, ठीक है, और 2.2 कर दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा नंबर तो एरर देगा, क्योंकि स्विच के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अलाउड डेटा टाइप है वो है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है? पांचवा सर पॉइंट, हाँ, स्ट्रिंग का कैसे होगा? स्ट्रिंग का ऐसे होगा, जैसे आप नाम ले लो,
ये ले लिया, ठीक है, आपने स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे आप नाम डाल दो जो केस है वो स्विच। अच्छा यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, अच्छा और फिर अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो केस इस तरीके से लिखने पड़ेंगे हमको। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में लिखते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। स्ट्रिंग कैसे देंगे हम स्विच में, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट विच इज ऑप्शनल। मतलब हर केस के साथ एक ब्रेक स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब लगाएं या नहीं लगाएं ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर इसको हटा देंगे तो भी हमारा केस रन होगा, ठीक है। तो ऑप्शनल है। When control reach to the break statement, it jump the control after the switch expression। मतलब अगर जैसे ही हमारा जो कंट्रोल है ब्रेक जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करता है तो इसके एग्जीक्यूट होते ही ये स्विच के बाहर आ जाता है कंट्रोल हमारा, यही कह रहे हैं। तो व्हेन कंट्रोल रीचेस टू द ब्रेक स्टेटमेंट, जब ब्रेक स्टेटमेंट में पहुंचता है कंट्रोल तो इट जम्प्स द कंट्रोल आफ्टर द स्विच एक्सप्रेशन। इस स्विच एक्सप्रेशन के बाहर आ जाता है हमारा कंट्रोल। इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट फाउंड इट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट केस। अच्छा, ये सेम कह रहा है, देखो जो हम पढ़ रहे थे, जो हम समझ में नहीं आ रहा था, ये कह रहा है अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके बाद जो केस स्टेटमेंट होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट फाउंड, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलता है तो इट एग्जीक्यूट द नेक्स्ट केस। ये नेक्स्ट केस को एग्जीक्यूट कर देता है, उसकी कंडीशन भी चेक नहीं करता बट ये उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट आपने नहीं लगाया है तो इसके बाद जो केस आएगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, उसकी कंडीशन भी चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे केस में वही हो रहा था, जो संजय और आकांक्षा प्रिंट हो रहे थे वो इसी वजह से हो रहे थे, ठीक है। क्लियर हो रहा है। जी सर। तो ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। अच्छा, लास्ट में मिल रहा है। तो यहाँ पे मिला इसको संजय और संजय के बाद हमने ब्रेक हटा दिया है। तो अगर जब भी हम ब्रेक हटा देते हैं तो उसके बाद जो भी केस लिखा होता है वो उसकी कंडीशन चेक ही नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट केस के जो भी स्टेटमेंट होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अगर अच्छा अगर हम इसके भी इसको हटा दें ब्रेक को तो अब क्या होगा, अब डिफॉल्ट को भी करेगा। अब डिफ़ॉल्ट वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि देखो मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट वाला भी अब एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। हाँ, क्या हुआ अब इस केस में क्या हुआ, पहले ये वाले कंडीशन मैच हुई तो ये वाला रन हो गया बट इसके बाद कुछ भी ब्रेक नहीं लिखा था, ब्रेक नहीं था तो ब्रेक नहीं था तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक नहीं मिलता तो इसके बाद वाला जो भी केस होता है उसको रन कर देता है, उसकी कंडीशन भी चेक नहीं करता। तो इसको रन कर दिया उसने, आकांक्षा प्रिंट किया और उसके बाद भी उसको ब्रेक नहीं मिला तो उसने क्या किया, उसके बाद वाला जो भी स्टेटमेंट था उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस वजह से हमारे तीनों प्रिंट हो गए। इस वजह से हमको हमेशा ब्रेक का यूज़ करना चाहिए हर केस के साथ, अदरवाइज उसके नेक्स्ट वाला केस स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। क्लियर है।